पूरी कौम को जी, पूरी दुनिया को नया साल मुबारक हो। हम हर साल उम्मीद करते हैं, 19-20 साल तो मुझे भी हो गए हैं टीवी पे आकर हर साल नए साल की बधाइयाँ देते हुए पूरी कौम को, और ये शुभकामनाएं समेटते हुए या एक्सप्रेस करते हुए ये होप्स, ये खुशियाँ कि जी पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए साल पहले से बेहतर साबित होगा या नहीं होगा ये तो चल जाएगा पता। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनी 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 ईयर्स। लेकिन अभी एक ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में बहुत पुरुमीद है भारत के मुकाबले में, जिसमें यह शरह सिर्फ खुशी की 39% है। तो पाकिस्तानी बहुत खुश है कि नया साल आ रहा है। चले, एक तो ये बात होगी। फिर माशी हालात में बेहतरी के हवाले से 53% पाकिस्तानी पुरुमीद हैं। हमने यहाँ भारत को इस सर्वे के हिसाब से तो बहुत ही पीछे छोड़े हो कि भारत में ये शरह सिर्फ 39% है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के मसाइल से या सिचुएशन से सिर्फ 39%, 39% लोग खुश हैं, जबकि हमारे यहाँ पे 53% पाकिस्तानी खुश फिर रहे हैं। भाई 2026 के आगाज़ पर 51% पाकिस्तानी नए साल के हवाले से पुरुमीद हैं, जो कि 37% आलमी औसत से भी, आलमी एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। यानी पाकिस्तानी जो है वो तो भाई 37% आलमी दुनिया को पीछे छोड़ गए खुशी के अंदर। खुशी का ये आलम जो है ये क्यों है, जानने की कोशिश करेंगे आज की शो में। वैसे पाकिस्तान की शरह आलमी और 24% से भी दुगनी से भी ज़्यादा है। माशी हवाले 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल करार दे रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि दुनिया में अमन का साल ये रहेगा, जबकि भारत में अमन की ये तवक्को सिर्फ 26% है। ये सर्वे 60 से ज़ायद ममालिक में किया गया, जिसे पाकिस्तानी अवाम की पुरुमीद सोच आलमी और इलाकाई सतह हमारी हर जगह नुमाया नज़र आ रही है। अगर इस सर्वे को देखा जाए तो ये पॉइंट साबित होता चला जा रहा है कि मुल्क के अंदर हुकूमत जिसकी भी हो, जैसी भी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिकेट करी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसा है ग्राउंड पे या नहीं, इसका फैसला मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 2026 में हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं। कोई समझता है कि पार्लिमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ खैर ज़रूरत कोई नहीं, पार्लिमान आगे बड़ी मजबूत है। कोई समझता है रूल ऑफ लॉ जो है उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, पाकिस्तान से निकलता जा रहा है। मेरा ओपिनियन शायद डिफरेंट उसमें, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। सियासी कस्बा पुरसी का आलम है, सियासी घुटन है बहुत से लोगों के नज़दीक। ये मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा अभी। और तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि इस मुल्क से रूल ऑफ लॉ, अदालतें, कानून, दस्तूर, आइन सब फौत हो गया और सिर्फ एक रह गया बंदा, इमरान खान, जिसकी वजह से पूरी पार्लियामेंट से लेके आइन दस्तूर को यरगमाल बना लिया गया। और उनका फ्यूचर क्या है ये भी बड़ा अहम सवाल रहेगा पूरे ये आइंदा आने वाले पूरे एक साल में, कि इमरान खान इन है या आउट। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत अहम लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो सियासी भी हैं और सियासी नहीं भी हैं, ख़ास तौर पर चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने के माहिर हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, इकॉनमी में भी नज़र है, पॉलिटिक्स पे भी नज़र है। हम परफॉर्मेंसेस भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस क्या रही, हमारे वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस क्या रही, इवन इमरान खान की परफॉर्मेंस क्या रही, KP के वज़ीर आला की परफॉर्मेंस, ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कितनी इंप्रूव हो सकती है पाकिस्तान में, कौन सूबा कहाँ पे कितना आगे ले जा सकते हैं अपने अवाम को, एजुकेशन की क्या प्रायोरिटी नज़र आ रही है, सियासत कहाँ पे जाती नज़र आ रही है, जमहूरियत जाती हुई कहाँ नज़र आ रही है 2026 में। ये सब बातें करेंगे। फिजुल न्याई साहब, आमिर राना साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, लोग तो बहुत खुश हैं, आपके सामने सर्वे आ गया है, तो ये सियासी घुटन तो ना हुई? अगर सियासी घुटन होती, सियासी जमूद होता, जमहूरियत नापैद होती, पार्लियामेंट काम ना कर रही होती, तो लोग इतने खुश क्यों हैं सर्वे में पाकिस्तानी? जी, एक तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं फैक्ट्स के बेसिस पर। डॉक्टर खाकान नजीब भी मौजूद हैं और वो भी कंफर्म करेंगे। इंडिया की जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान से डबल से ज़्यादा है। और आज की बात नहीं मैं कर रहा, पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ। और पिछले 3-4 साल में तो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क होता चला गया है। सो इंडिया का पर कैपिटा भी बढ़ता चला गया है, इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ती चली गई है, इंडिया के हर सोशल इंडिकेटर भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे, चाहे वो साफ़ पीने के पानी के हवाले से करें, एजुकेशन के बारे में करें, सेहत के हवाले से करें। सो अगर हम एक तो ये फैक्ट्स तो यही हैं और सारी दुनिया ये कंफर्म करेगी। अब पाकिस्तानी को खुश है, इसलिए एक मसला ये है जी, पाकिस्तानी खुश नहीं, पाकिस्तानी अपने हिसाब से जहाँ वो थे, जहाँ वो समझते हैं कि हमें इतना ज़्यादा घुटन की फ़ज़ा में, देखना पावर्टी का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मुकाबला नहीं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट
इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की पावर्टी इंडिया से बहुत ज़्यादा। तो अगर इस पर मैं और आप मैं खुश होंगे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खुश होऊंगा। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से बहुत पीछे, बल्कि बांग्लादेश से भी पीछे, श्रीलंका से भी, कंबोडिया से भी, वियतनाम से भी, सबसे बहुत पीछे है। तो किसी भी तो लोग क्यों खुश हैं शहबाज गवर्नमेंट से? लोग शहबाज गवर्नमेंट से खुश हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नहीं, मतलब मैं तो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि देखिए ना, जिस पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दुनिया में पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ तकरीबन 50% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड होना कोई अच्छी बात तो नहीं, कोई खुशी की बात तो नहीं है। और अगर हम 2025 का जायज़ा लें तो क्या ये नंबर्स जो हैं ये कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो 164 से 168 हो गया है। जेंडर जुबैर भाई ये सारे डाटा आ गए, मैं पूछ रहा हूँ कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं? ये तो मैं तो वही बात करूंगा कि अगर हम इस पर अब पाकिस्तानीज़ की किस तरह से ये सोच अखज़ की गई है मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी यूथ में तो उसमें खुशी की तो कोई बात नहीं होगी। मेरे नहीं ख्याल। मैं खाकान साहब से पूछ रहा हूँ, आप नहीं जवाब दे पाए जुबैर भाई। मेरा पहले राउंड में आप चित हो गए, आप जवाब ही नहीं दे पाए। आप डाटा दे रहे हैं, सारा सही दे रहे होंगे, मैं ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात एक मैं फैक्ट बता दूं, एक मैं सिर्फ देखिए, आपका 2025 का कोई भी शो ऐसा नहीं था जिसमें इमरान खान का जिक्र ना हो। अच्छा। आज भी जब आपने ना ट्रंप का नाम लिया, ना आपने नवाज शरीफ का लिया, ना जरदारी का लिया, कि इमरान ही कर लिया। तो ये ही सवाल है आज जो 2025 के शुरू में था कि इमरान रिमेन्स द मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। आप लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को, वो 2 चैनल्स की उनको इजाजत है। आप बात ही नहीं करना खत्म करते हैं, आप खत्म ही नहीं करते बात करना, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मेरी बात सुन लें। अब उस देखें, आज भी भुट्टो साहब का नाम लिया जाता है तो क्या फ़ायदा हुआ? भुट्टो साहब दुनिया चले गए, उनको मरवा दिया उनके वकला ने, उनके सपोर्टर्स ने। आप भी इमरान खान को मरवाने वालों में से जी नाम लिया जा रहा है। इमरान खान को 2 चैनल आते हैं, अगर तो उनको ज़िया ने, वकला ने, ज़िया ने मरवाया था। प्लीज यार, नहीं वकीलों ने मशवरा दिया ना, वो फांसी नहीं होगी, वो केस मरवाया था, केस सीरियसली लिया प्लीज। उन्होंने ज़ियाउल हक ने मरवाना था, उनको मार दिया था। आप उसको ये कह रहे हैं कि जी वो शायद वकील से ही नहीं थे, किसी और पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। ऐसी कोई बात। जुबैर भाई, आप इस वक्त न्यू ईयर उसके पर बैठे हुए, खुशी का आलम आपका भी काबिल दीद है। आपसे मैं ज़रा कम बहस करके बच के निकलूंगा। खाकान भाई, लोग खुश क्यों है अगर जो इकॉनमी के इंडिकेटर जुबैर साहब बता रहे हैं कि तबाही फिरी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया से ज़्यादा हमारी, वो बता रहे पॉवर्टी इंडिया से ज़्यादा, हेल्थ हमारी पीछे, साफ पानी हमारा पीछे, तो हम खुश क्यों है? ये इस इकोनॉमिक सर्वे की क्या अहमियत है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कामरान साहब, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मुल्क आज से 2 साल पहले 2023 में एक डिफ़ॉल्ट के दहाने पर $3.5 अरब के रिजर्व्स पे खड़ा था और पाकिस्तान की IMF इंगेजमेंट टूट गई थी। एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी, जिसका मतलब था अफरात-ए-ज़र 29%, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 29% पे थी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $3.5 अरब पे थे। बैरूनी खसारा बढ़ा हुआ था और अंदरूनी खसारा भी बहुत बढ़ा हुआ था। यहाँ पे एक IMF की इंगेजमेंट होती है, पाकिस्तान की इकॉनमी ने बाय द बुक बिहेव किया है। सो लेट मी रिपीट, जैसे कि हमें तहकीक बताती है, लिटरेचर बताता है, उससे 2025 को देखें और अब कहाँ खड़े हैं। आज 5 गुना ज़खायर हैं आपके पास, $15.9 अरब के ज़खायर हैं। सो एक तकवीयत है कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल गए हैं। दैट्स नंबर 1 विच गिव्स एवरीवन अ जनरल कॉन्फिडेंस कि वी आर नॉट इन अ डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन। नंबर 2, आपका जो बैरूनी खसारा है इकॉनमी को स्लो करके, यानी कि अफरात-ए-ज़र कम हुई। कैसे कम हुई? डिमांड को तोड़कर। सो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो रियल स्ट्रीट पे ये है कि एम्प्लॉयमेंट उस तरह नहीं जनरेट हुई, बट इकॉनमी स्लो हो गई, डिमांड टूट गई, अफरात-ए-ज़र 5-7% है। तो कामरान साहब, आप पहले ₹100 की चीज़ 29% बढ़ी उस साल, इस साल अगर 5 या 7% बढ़ी और दुनिया चैनल ने आपकी तनख्वाह 10% बढ़ाई, तो आपको एक तकवीयत सी मिली कि मेरी कुव्वत खरीद टूटती तो आई है पिछले 3 साल, इसमें कोई शक नहीं है, पर इस साल उस तरह नहीं टूटी, तो आपको थोड़ी सी तकवीयत मिली। हमने एक हार्ड वन का मतलब ये है बहुत से हाई टैक्सेस लगाकर, इस वक्त अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करें पाकिस्तान में तो 54% टैक्स है आप पे। अगर आप बहुत अच्छे एंकर हैं, जो कि मैं मानता हूं कि हैं, आप हाईएस्ट ब्रैकेट में कमाई कर रहे हैं, जो कि ज़रूर कर रहे होंगे, तो आप पे टैक्स 40% के करीब है।
ये भी बहुत हार्ड वन है। क्यों? क्योंकि इससे 1 मिलियन के करीब पाकिस्तानी पिछले 2 साल में गए और इस साल 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क से गए। उन्होंने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ली। अब रेमिटेंस पाकिस्तान की जब 40 अरब डॉलर को तजावुज़ की, 41 अरब डॉलर के करीब गई, तो लोगों के पास पैसा आया तो वो थोड़ी सी फिर तकवीयत मिली। इन द शॉर्ट रन इकॉनमी स्टेबलाइज कर गई है, लोगों की पॉकेट्स में कमी हुई है कुव्वत ख़रीद की, पर इस साल उस तरह कमी नहीं हुई जो पहले हो रही थी। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि एनर्जी का मसला हल हो गया है। इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट 13.8% है हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, जिसका मतलब है इंडिया 30, चाइना 35, ईस्ट एशिया 30-35, यानी कि वो अपनी इकोनॉमी का हुजम इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग्स रेट 12% है। सो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है और फिर हमारे सोशल इंडिकेटर्स वो उसी तरह हैं जैसे कि आज से 3-4 साल पहले थे, पर लोगों पर इफेक्ट उनका ये आया है कि वो ये समझते हैं कि चलें हम जिस इंस्टेबिलिटी में थे वहाँ से निकल आए हैं। सो पीपल फील अ लिटिल बेटर देन दे फेल्ट 3 years ago। इसको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए। 24 बार IMF यानी कि ICU के डॉक्टर के दर पे खड़े हैं। किस्त बाय किस्त इकोनॉमी चल रही है। आज एक किस्त अगर स्लिप कर जाए तो जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, PIA की प्राइवेटाइजेशन 2025 में एक अच्छा अमल था। हम 19 साल बाद इस अदारे को प्राइवेटाइज करने के काबिल हुए हैं। एक अटैम्प्ट हमने 2015 में की जब जुबैर साहब थे, बिकॉज मैं शामिल था उस अटैम्प्ट में, सो आई नो कि एक अटैम्प्ट हुई, एक लास्ट ईयर हुई, और तीसरी अटैम्प्ट में जाके आप उसको कह सकते हैं कि हम बेहतर प्राइवेटाइजेशन कर सकते थे। वो तो हर चीज़ हो सकती है, बट हुकूमत जो 30 अरब खर्च कर रही थी तो आज लोगों ने समझा कि चलो ये खसारा भी निकल गया है। बट हैविंग सेड दैट, जो वक्त और स्पेस मिला है, आखिरी बात, लोग इसलिए भी खुश हैं 10 मई जीत के आ रहे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आज पाकिस्तान का जो वकार है वो वकार नहीं है जो 2024 में था। सब आपसे बात करना चाहते हैं। और आखिरी गुड नोट ये, व्हाट कंट्री इन द वर्ल्ड कैन शेक हैंड्स विद चाइना, UAE, मिडल ईस्ट एंड अमेरिका विद अ स्माइल ऑन इट्स फेस? दैट्स वाई पीपल फील अ लिटिल बेटर। बट फंडामेंटली मसाइल वहीं पे खड़े हैं। स्ट्रक्चरली इकोनॉमी आज भी वहीं पे खड़ी है जहां आज से 3 या 5 साल पहले खड़ी थी। और आखिरी बात, ग्रोथ के अलावा कोई चारा नहीं है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी ने 1.7% की ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 साल में। पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है। तो असल जो पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन इनकम है वो ड्रॉप की है। सर आपका ये पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा। हफीजुल्लाह न्याई साहब जो बातें फरमा रहे हैं, डॉक्टर खाकान साहब जो सर्वे आया है, लोग बड़े खुश फिर रहे हैं, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि जिस हाइब्रिड सिस्टम को हमारे दानिश्वर, आप समेत, हम समेत बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, वो हाइब्रिड सिस्टम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। वो पार्लियामेंट जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जिसकी तो पामाली हो गई, ये तो इफेक्टिव नहीं है, उसकी उस मौजूदगी में हमें इतनी आसूदगी मिल रही है, इतनी हम तरक्की कर रहे हैं, इतनी हम ऊपर जा रहे हैं, आवाम खुश हो रही है, तो फिर हमारा ये सिस्टम तो ठीक है, जितना अच्छा है बुरा है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है, सेमी डेमोक्रेटिक है, ये तो पाकिस्तान को रास आ गया। न्याई साहब, कामरान साहब, ज़ाहिर है कि ये जो खाकान नजीब साहब हैं, तो ये तो एक उनकी एक्सपर्टी है। ज़ुबैर भी इकॉनमी में उनका माशाल्लाह एजुकेशन भी है और उनका नोहा भी ज़्यादा है। मुझे तो एक बात सीधी पता है, और ये बात एक एम्पेरिकल फार्मूला है कौमों के अरूज और ज़वाल का, और इसके अंदर इकॉनमी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो कौम जो है वो कहीं पे कोई रास्ता नहीं बना सकती, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो कौमें जो हैं वो तहलील हो जाती हैं, हो चुकी हैं और हो रही हैं, होती रहेंगी। और अगर सियासी इस्तेकाम है, एक निज़ाम जो मुस्तहकम है, तो कौमें जो हैं वो दुनिया के अंदर जितनी मौजूद हैं, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, जो भी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। जब इस्तेकाम कब होता है, जब आपके निज़ाम के ऊपर सवाल उठना बंद हो जाए। आज भी अभी मैंने जो 1-2 प्रोग्राम किया तो उनके अंदर यही सवाल आता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी। मैं भी कहता हूँ करेगी, लेकिन मतलब ये सवाल क्यों हो, नहीं सवाल क्यों हो, इमरान खान की हुकूमत टाइम पूरा करेगी, कर जाएगी, लेकिन ये सवाल क्यों उठता है, नवाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे जी, लेकिन सवाल क्यों उठता है, निज़ाम चलेगा, चल जाएगा, हो सकता है 10 साल छोड़ो 20 साल चल जाए, राहुल हक भी तो आखिर 11 साल चल गए, तो ये भी चल जाएगा,
लेकिन सवाल क्यों उठता है? ये सवाल आपको इंडिया में नज़र नहीं आएगा, ये आपको गल्फ कंट्री में नज़र नहीं आएगा। तो उनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो 20, 25, 40 बड़ी इकॉनमीज है, उनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है? मुश्तरक यही चीज़ है कि वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी है। वेनेजुएला के पास तेल है, नाइजीरिया के पास तेल है, धक्के क्यों खाते फिर हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम है? मेरा तो रोना अरसे से है, मेरा एक अकीदा है कि हजूर ये तरक्याती काम जो होते हैं, अयूब खान के वक्त में, ज़ौला के वक्त में जो डॉलर की बारिश हुई, मुशर्रफ के वक्त में मैंने अपनी आंखों से साइकिल वाले को बाइक पे आते देखा, बाइक वाले को सुजुकी गाड़ी पे आते देखा, और कईयों को सुजुकी वालों को मैंने अमीर कबीर साहब बनते देखा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उनके जाने के बाद आपने देखा पाकिस्तान आगे चल रहा था? हम तो तब से आज तक 70 साल में 2 कदम आगे बढ़ाते नहीं हैं कि 2 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं। वजह यह है कि इकॉनमी पूरी दुनिया के अंदर कोई कौम नहीं तरक्की करती। इकॉनमी जो है बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। उसकी कोक से मुस्तहकम सियासी इस्तेकाम की कोक से एक मुस्तहकम आपकी मैशत पैदा होती है, आपकी बाकी सारा निज़ाम चलता है। और नहीं होता तो नहीं होता। ये निज़ाम जो आज हम कर रहे हैं, ये 25 जुलाई 2018 को इंट्रोड्यूस कराया गया था, अभी तक जो चल रहा है। अब कितना से चलेगा इसकी अपनी एक मुद्दत है, अपनी एक्सपायरी डेट है, एक शेल्फ लाइफ है। आपको शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस कैसी लगी न्याई साहब 2025 में और 26 में? क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? देखिए जी, देखिए शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस तो मैं तो सारे मरीम नवाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यह कि आया सियासी तौर पर उनके पास वो मजबूत है या नहीं है। सियासी तौर पर मजबूत नहीं है, क्योंकि जिस निज़ाम के अंदर, जैसे इमरान खान सियासी तौर पर मजबूत नहीं था और तहरीक इंसाफ जो थी उसकी सियासत कितनी कमज़ोर हो गई थी, यही हाल है। और ये इस तरीके अक्सर क्राइसिस ये कि 25 करोड़ लोगों को आपने काउंट करना है, वो सिस्टम ऐसा नहीं बनते होते। इमरान की परफॉर्मेंस कैसे रही 25 में और 26 में? क्या उनके लिए आपके नज़दीक न्याई साहब? मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो अपने आप को सियासत जिस गलत तरीके से की है, उनकी वजह से आज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो जनवरी में अगर सबसे बड़ा दबाव था हमारी मुक़्तदरा के पास के ऊपर, तो इमरान खान साहब को हैंडल करने का दबाव था। और आज जनवरी यकम है और इमरान खान का दबाव बिल्कुल पसे पता चला गया है। जितने एहतजाज कॉल्स किए हैं, चूँकि मेरा ख्याल इल प्लान थी, जितनी उनकी बड़ी मजबूत सियासत। तो आप 2026 में इमरान को जेल में ही देखते हैं न्याई साहब? मेरा ख्याल है कि देखो इमरान खान साहब तो मुझे नज़दीक जो है कोई इस निज़ाम के क्या अगला भी आ जाए तो यहाँ इदारों के फैसले होते हैं, इदारे जब फैसला कर लेते हैं तो वही करते हैं। तो वो इमरान खान तो बाहर नहीं आएंगे, इसमें तो दो राय नहीं है मेरी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस जब इत्मीनान आता है, जैसे इमरान खान साहब की कमज़ोर सियासत का या ये नाकाम एहतजाजों का जो इत्मीनान आएगा, तो उसमें कई ऐसी हरकतें होंगी कि जिसके अंदर और कई गलती होगी, कई अमेंडमेंट्स आएंगी, पॉइंट आ गया सर आपका, किस्म की आएंगी, ठीक है, तो वही लेके बैठ निज़ाम को वही लेके बैठ जाएंगे हुकूमत को। आमिर साहब एक तो ये बताइएगा कि जो न्याई साहब फरमा रहे हैं कि मुल्क में अभी भी सियासी अदम इस्तेकाम है, हालांकि सर्वे बता रहा है पाकिस्तानी बड़े खुश है, खाकान साहब बता रहे हैं इकनॉमिक इंडिकेटर बहुत ऊपर चले गए, और वो कह रहे हैं कि इसलिए निज़ाम अदम इस्तेकाम शिकार है कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस अगर अच्छी भी है तो सियासी तौर पर मजबूत नहीं है वो। तो किस तरह देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को? और 2026 में आपके ख्याल में ये निज़ाम चलता रहेगा सक्सेसफुली, इसमें इमरान बंद और शहबाज शरीफ गवर्न करेंगे? देखें कामरान साहब, हमें गिलास को आधा भरा हुआ कहना है या आधा खाली कहना है। हमें देखना है कि हमारी खुशी जब नए साल की लोग लिबर्टी चौक पे हज़ारों की तादाद में आके खुशी मनाते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में CM KP के साथ नज़र क्यों नहीं आए? अच्छा, जो तज्ज़िया किया हमारे तीनों मुफक्किरीन ने, आप देखें खाकान साहब ने एक ओवरऑल जायज़ा पेश करके असल हक़ाइक़ बताए कि हम खड़े कहाँ हैं। लेकिन वो जो इंडिया के साथ तकाबली जायज़ा ज़ुबैर साहब ने बदकिस्मती के साथ हमारी खुशी का कर दिया, तो वो दिल की भड़ास तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन पाकिस्तानियों की खुशी पे तबसरा नहीं किया। ज़ाहिर है वो खाकान साहब ने बता दिया कि हमारी खुशी क्या होती है, हमारी इंडिया से लड़ाई है। आपको सियासी इस्तेकाम नज़र कब आया था? यहाँ हमेशा से ऐसे ही सिस्टम चलता रहा है, इधर और उधर। तो हमारी तो हम पहली दफ़ा ओरिजिनल जंग जीते हैं, तो ज़ाहिर है हमारी कौम खुश थी ना, तो बाहर निकल आई थी। जब मिसाइल चकलाला बेस पे लगा, नूर खान बेस पे, तो लोग डरे तो नहीं थे ना, पाकिस्तान के झंडे लेके आ गए थे। ये होती है इजहार,
खुशी का, कुव्वत का इजहार। आप बाकी मैं अब इंडिया के सारे जायजे उठा के बैठ जाऊँ कि मुझे अगर पता होता था कि आपका सवाल ये है, क्योंकि इनकी तो फील्ड है ना, खाकान साहब की भी और ज़ुबैर साहब की भी, क्योंकि आप इनसे सवाल पूछेंगे ज़ुबैर साहब से गंदम का, तो ये जवाब चना इसलिए देते हैं कि ये फिगर्स पे चले जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, फलाना नहीं पढ़ी, मैं मतलब जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात मैंने देखे हैं कि बंदा उस तरफ नहीं आता कि भाई आज ये सर्वे क्या पाकिस्तान की, वैसे ही पाकिस्तानी कौम इस लिहाज से खुश है कि जाहिर है कि हमारे ऊपर एक डिफ़ॉल्ट का था, हमारे ऊपर एक बहुत मसाइल थे कि पता नहीं इंडिया क्या कर देगा। आज हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम तो लकड़दम पत्थरदम कौम है, हमें कब किसी ने ओरिजिनल खुशी देखने का मौका फराहम किया है? क्या इमरान खान ने निकल के नहीं कहा था, जिसके बगैर ज़ुबैर साहब की भी गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती, चूँकि अगर आपने एक दफ़ा जिक्र कर दिया था तो इन्होंने भी उसको छेड़ दिया कि वहीं से है। तो भाई फिर इमरान खान और उनकी पार्टी ने बिगाड़ क्या लिया इस सिस्टम का? तो अभी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कह नहीं दिया कि भाई पल्ले तो कुछ भी नहीं है, आप क्या स्ट्रीट पावर से निकाल के लाना चाह रहे हैं? आप कराची भी जा रहे हैं ना, मुफाहिमत के बादशाह का उनके बेटे ने कहा है, तो उनकी राजधानी में आप जा रहे हैं ना, आप देखें वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग कितने इनके इस्तकबाल के लिए सोहेल अफरीदी कहते हैं। मैं भी मुंतज़िर हूँ, आप भी मुंतज़िर हैं। वहाँ कितनी फतह के ये बयानात दे के जाएंगे कि जैसे मकबूजा इलाके को ये छुड़ाने जा रहे हैं, वैसे ये लाहौर आए थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज, इमरान खान जेल में। देखिए मैं अब आ रहा हूँ, मैं देखें इमरान खान को जेल से निकालने के लिए उनकी पार्टी को किरदार अदा करना है, और वो कोई किरदार नहीं अदा कर रही, ना उनकी फैमिली कर रही है, ना उनके लीडर कर रहे हैं। जो लोग करते हैं उन्हें उनका सोशल मीडिया बिगाड़ के ऐसी की तैसी फेर देता है। यहाँ पे असल में मसला यही है ना, पॉपुलर उस बयानिए को लेके चलने के लिए सारे दानिश्वर और मुफक्किरीन भी दूसरी तरफ चले गए कि नहीं बड़ी वाह वाह होती है हमारी। अच्छा भाई, उस वाह वाह में जो बात आपने भुट्टो के लिए कही, वो इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? मुझे बता देना कि कोई एक जुर्रत इजहार करता है जाके, मतलब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का तो एक फैमिली ताल्लुक है ना, कि ये कोई एक बंदा बहन जाके बात करते हैं कि ओरिजिनल हालात क्या पार्टी के हुए में, वो सुन के आते हैं, और वो सुनते भी नहीं। जब वो बताते हैं तो कहते हैं ठहर जाओ मैं बात करूंगा। उनको तो चूंकि सारी दुनिया का पहले पता होता है, चाइना का निज़ाम उन्हें पता है, उन्हें यूरोप के निज़ाम का पता है, उन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पता है, वो हाँ तो वो सबसे ज़्यादा उनको जानते हैं ना। जापान और जर्मनी को अगर इकट्ठा करना हो तो वही जानते हैं, 12 मौसम बनाने हो, ये मजाक की बात नहीं है, चूँकि उन्होंने किया यही कुछ है। तो इस मुल्क के साथ आज आप पॉपुलैरिटी के साथ अगर चुनना चाहते हैं तो उनको तो दीवार में चुनवा दिया आपने उस पॉपुलैरिटी के साथ, और निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दे रहे और बात भी नहीं कर रहे। उन लोगों की, जिन लोगों ने डॉक्टर उज़्मा की अब मीटिंग कराई थी, उनके पल्ले क्या है? वो बेचारे बाहर खड़े होकर कह नहीं रहे थे कि हम तो भीख मांगते हैं मुलाकात की। वो दर्द दिल रखते हैं अपने लीडर के लिए कि हमें कुछ सियासी तौर पे रास्ता दो, ठीक है, उनको सोशल मीडिया पड़ जाता है। अब जो सर्वे है और जो 2026 है, मैं ये समझता हूँ जाहिर है कि ग्रोथ ओरिएंटेड हमारी मईशत है ही नहीं, हम अब उस तरफ गए नहीं। जब हम जाएंगे हमारा डॉलर उड़ जाएगा, हमने रोका हुआ है पैसे से उसको, डॉलर की कीमत को भी, और हम उस तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि अभी हमारी मईशत में बड़ा टाइम है। हो सकता है और अल्लाह करे कि 2026 जिसका आज पहला दिन है, हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स फ़ौरन आ जाएं, क्योंकि उसी की तरफ कोशिश हो रही है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने SIFC की चाइना स्पेसिफिक 4 घंटे मीटिंग की है, तो कोशिश यही हो रही है ना, ये तो नहीं हो रहा ना कि मैं आऊँगा और मैं अकेला बोलूँगा, नहीं, मैं आऊँगा मैं अकेला बोलूँगा और कोई नहीं बोलेगा। इमरान खान के टाइम में ये हो रहा था, ना बोलने देते थे ना पॉइंट आ गया। ये ज़ुबैर साहब तो नवाज शरीफ की बहुत मीटिंग्स में रहे हैं। अब असल इशू ये आया कि क्या कोई हुक्मरान नींद से सो सकता है जब आपके पास मसाइल हों? प्राइम मिनिस्टर तो फंसे हुए हैं ना। ज़ुबैर साहब वगैरह ने तो माशी मैदान में बड़े छक्के लगाए थे अपने दौर में, आज इनके पास सिवाय इमरान खान के कुछ नहीं। ज़ुबैर साहब, आपके पास सवाए इमरान खान के कुछ नहीं है। 2025 में इमरान अपनी वजह से नहीं निकला, अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से, या आवाम ने उनका साथ दे दिया? उतने लोग भी नहीं आए लिबर्टी में जितने न्यू ईयर नाइट पे आए, जितने के सोहेल अफरीदी के लिए। तो इन तमाम सिचुएशन में हम इस सिस्टम को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं? इमरान खान ने जंग शुरू की, उनके साथ आवाम नहीं निकली, ना 2025 में निकली ना 26 में निकलेगी। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर नजीब ने जो बातें की, बड़ी अच्छी बातें की कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कि हम डिफ़ॉल्ट के धाने पर थे। पाकिस्तान 24 दफ़ा डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, और यही तो कमज़ोरी है पाकिस्तान की। यही तो हम बात करते हैं तो खुशी मैं तो नहीं मना सकता कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दफ़ा IMF के पास गया हो, 1988 से लेके 14वीं दफ़ा 14th टाइम आप IMF के पास गए। IMF के पास आप जाते क्यों हैं? डिफ़ॉल्ट के धाने पर जब आते हैं तो 2022 में भी गए, 2023 में भी गए, 2018 में भी गए, 2013 में भी गए, 2008 में भी गए, 2002 में भी गए। ये दिस इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं, मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या है? मैं अवाम की बात करता हूँ। मुझे खुशी मनाना उस वक़्त अच्छा लगेगा जब
पाकिस्तान में जो पावर्टी के नीचे लोग हैं वो वहाँ से निकल के 1-2 वक्त की रोटी उनको मैसर होगी। मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान के जो 3.25 करोड़ बच्चे हैं वो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान में जो 50% बच्चे स्टंटेड हैं वो स्टंटेड ना रहें। मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान की जो सोशल इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव होने शुरू हों। अभी खाकान ने भी वही बात की है जो मैंने किया, उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट, उन्होंने कहा पिछले 3 साल का ग्रोथ रेट 1.7% था और पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% था। तो जाहिर सी बात है हालात ख़राब ही होंगे ना। इसमें अगर कोई कहे कि हालात अच्छे हो गए हैं तो आपने जब मेरे से पूछा था मईशत के हवाले से, अगर आप मेरे से पूछते कि जंग में हमारा कैसे परफॉर्मेंस थी, जंग में तो हमारी अब सियासत में आ जाए जरा, और उस वक्त भी हमने 2025 में इमरान खान अपनी और दूसरी बात निकले और 26 में भी निकलेंगे, अवाम भी साथ नहीं और वो भी अजीब पॉलिसी अच्छा बैठे। ये ओवरऑल जो 2022 से लेके आज तक पीटीआई की जो स्ट्रेटजी रही है मैं उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगर कुछ और करते तो शायद इमरान खान बाहर आ जाते, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से उन्होंने स्टेप्स उठाए जिसको आप मिस स्टेप्स उठाते हैं जिससे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं, भाई इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी मैं पहले भी शायद पिछले साल के शुरू में भी मुझे ऐसे ही था कि इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ, ज़ाहिर है हर बंदा अपने असेसमेंट से ही कर सकते ना, अल्लाह ताला को ज़्यादा क्लियर पता होगा कि जी इमरान खान कब बाहर आएंगे। हालात हो सकते हैं एंड आई विश कि वो जल्द अज जल्द बाहर आएँ, क्योंकि इसलिए कि उनकी जो कन्विक्शन है वो पॉलिटिकल बेसिस पर है। इद्दत जैसे केसेस जो मुल्क कर रहा हो वो शर्मनाक चीज़ें, उस पर कोई खुशी मनाने की बात नहीं है, उस सिस्टम पर खुशी मनाने की बात नहीं होती कि हम किसी को इद्दत डिस्कस कर रहे हैं बैठ के और उसमें किसी को कन्विक्ट कर जी डाइवोर्स कब हुई थी, उसको शादी कब करनी चाहिए। दिस इज़ द नेशनल नैरेटिव, दिस इज़ द लेवल जहाँ हम आके, हमें सिर्फ मसला ये है कि हम आवाम की बात नहीं करते। कामरान, मेरे में और आप में भी फ़र्क ये है, मुझे नहीं समझ आती कि अगर मेरा और आपका बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा होगा तो हम किस बात पर खुशियाँ मनाएंगे। अगर मेरा और आपके बच्चे को बेसिक सेहत की सहूलत नहीं होगी तो हम किस बात पर। अगर हम वो समझते हैं कि वो सब पाकिस्तानी हैं, वो जो मुरीद के में या दादू में या सांगड़ में जो 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर तो वो हमारे बच्चे हैं तो हमें दर्द होगा। और जब तक वो इंडिकेटर नहीं ठीक होना शुरू होगा, जब तक ग्रोथ नहीं आनी शुरू होगी, और ये भी मैं आपको फैक्ट बता दूं, वो कह रहे हैं इंडिया के मैंने शाद माने, भाई आपने सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रखा था कि इंडिया में इतने लोग होशियार हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि पिछले 30 साल पहले ये सारे ममालिक हमारे से आगे थे, पीछे थे। इंडिया भी, बांग्लादेश भी, कंबोडिया भी, वियतनाम भी, बांग्लादेश भी, ये सारे हमारे से पीछे थे। अब ये हमारे से सब आगे चले गए और बहुत ज़्यादा आगे चले गए और गैप इज़ वाइडनिंग। तो अगर बैठ के नशिस्त में अगर हमने सिर्फ ढोल धमाके करने और सिर्फ ये देखना कि जी कोसार में, ये लिबर्टी में रेस्टोरेंट कितने भरे हुए होते हैं, तो वो तो फिर बड़ी पॉइंट आगे जी आपका, अभी भी भरे होंगे रेस्टोरेंट्स। पॉइंट आगे खान साहब, ये पता पॉलिटिक्स आपको डूबे, लेकिन पॉलिटिक्स और इकॉनमी आपस जुड़े हुए, इस पॉइंट को एड्रेस कर दें कि 24 दफ़ा हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे गए, अगर हम 14 दफ़ा हम IMF से ले चुके हैं और हम अगर अभी भी IMF पे चल रहे हैं तो हम इस पे तो खुशी नहीं मना सकते कि हम बहुत से प्रॉब्लम से निकला है। नंबर 1। नंबर 2, क्या एक लीडर जिसका नाम इमरान खान है वो बाहर आएगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और अभी आपके नज़दीक फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं जो हमारी इकॉनमी को स्टेबिलिटी दे? ये 2 सवाल खान साहब। सो कामरान, आई एम रियली ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस, राइट। देखें, एक तो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, जो मुल्क भी इस तरह की डिफ़िकल्टी में आता है IMF के पास जाता है। हम बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना की तरफ गए हैं, ये हम क्यों जाते हैं? हमारा ग्रोथ मॉडल गलत था। वो क्या था? हम बाहर की चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते थे, ना कि अपनी चीज़ बाहर बेचते थे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे मुल्क को चलाया, बाहर से गाड़ियाँ मंगवाई, असेंबल किया, पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दी, 1 टके की गाड़ी कहीं बाहर नहीं बेची। सो थिंक अबाउट इट कि दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। अब पाकिस्तान जहां खड़ा हुआ है, नादिर मौका क्यों है? नादिर मौका इसलिए कि IMF की साथ एक अथॉरिटीज़ ने मनोअन फॉलो किया, एक प्रोग्राम, एक स्टेबिलिटी आ गई और ग्लोबली एक अच्छी पोजीशन में खड़े हैं। अगर इसको मोनेटाइज, यानी कि इस वक्त और स्पेस को इस चीज़ में नहीं लाएंगे कि ग्रोथ मॉडल तब्दील करना है, वो क्या है? देखिए ना, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर द इश्यूज। इसमें मैं पॉलिटिकल भी कवर कर लेता हूं। एक बात यह है कि आपने NFC 2010 से नहीं किया, IMF ने रोका था आपको, आपने नहीं किया, आपको करना चाहिए था। उससे क्या हुआ है कि हमारा जो
खसारा है जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट का है वो इतना बढ़ जाता है कि आपको डेट लेना पड़ता है बार बार, और गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर बनती है तो प्राइवेट सेक्टर निकल जाता है। इसको जरा समझें। सो नेक्स्ट ईयर आई रियली विश इफ यू आस्क मी, अगर आगे चल के कि यार फिर नेक्स्ट ईयर में आखिर इस स्टेबिलिटी को करना क्या है। आपके ख्याल में स्टेबिलिटी तो 34 बार स्टेबिलिटी है इस वक्त कि अगर एक पार्टी का पॉपुलर लीडर जेल में है और उसके बाहर आने से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी? सो लेट मी ट्राई एंड गिव यू एग्जांपल्स कि आखिर दुनिया ने किया कैसे। देखें 90 की दिहाई में मनमोहन सिंह की एक हुकूमत आई थी, वो एक टेक्नोक्रेट था, उसने 10 साल वो हुकूमत अंडर द इकोनॉमिस्ट चलाई, उसने हर जगह, और वो अकेला नहीं था, उसने एक पूरी टीम बनाई। 21 इकोनॉमिस्ट फिलीपींस में थे जिन्होंने ये लिखे थे। इसी तरह जनरल पार्क जब साउथ कोरिया में आया उसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिफॉर्म कमीशन बनाया। ली कुआन यू जब सिंगापुर में आया तो उसने ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनलाइज किया। हियर्स द प्रॉब्लम, हम फंस गए हैं इस चीज में कि ये पॉलिटिकल विल का इशू है। वो बिल्कुल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल इंपैक्ट करती है, पर असल पाकिस्तान में इशू ये है कामरान, एंड प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, यू हैव नेवर पुट द टेक्निकल विल टू टर्न दिस अराउंड। आप आज भी माजरत के साथ मल्टीलैटरल्स, स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल हेल्प पे रिलाई करते हैं कि कोई कंसल्टेंट आके इस मुल्क को तब्दील कर देगा। बी रेस्ट अश्योर्ड कि पाकिस्तान की सर्जरी करने के लिए आपको एक लोकल डॉक्टर्स की सर्जिकल टीम बनानी पड़ेगी। मैंने 4 मुल्कों की मिसाल दी है जिन्होंने ये काम किया है, मैं आपको और मुल्कों की मिसाल दे सकता हूं जिन्होंने एग्जैक्टली ये काम इसी तरह किया है। इन सब में कहीं कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो आंसर था वो मौजूद था। आपके सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान इज एन HR और अ थिंकिंग क्राइसिस। हमारा जो सोच का निज़ाम है या नर्वस सिस्टम है, इसको कुछ भी कहें, वो आउटसोर्स्ड है, वो डिपेंडेंट है ऑन एडवाइस विच इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सिस्टम नहीं लेता बिकॉज वो बाहर से आ रही है। इस सब चीज़ को तब्दील करें, जो नादिर मौका मिला हुआ है, अगले 3 साल में इस सिस्टम को बदल दें तो आप पाकिस्तान की जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, पैसे पॉइंट आ गया सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नई तारीख बनाने जा रहा है, और ये जवाब है न्यायी साहब को, वो आके ब्रेक के बाद जवाब देंगे। ये सवाल भी है न्यायी साहब के लिए कि बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो शायद पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो अपनी टर्म मुकम्मल तौर पर पूरी करेंगे, और शायद उसके बाद फिर पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। इस पर बात जरूर कर लेंगे। और शहबाज साहब का पूरा टर्म करने का मतलब ये है कि इमरान खान उस तमाम टर्म में फिर जेल में रहेंगे 2026 और से ऑनवर्ड्स। क्या हमारे लिए है, इस पर ज़रूर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हफीज़ुल न्याई साहब, अभी आप सुन रहे थे, खाकान नजीब साहब भी फरमा रहे थे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के बड़े गज़ब के चल रहे हैं, तो कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ ही सिस्टम के एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का, और टर्म भी पूरी करेंगे, और उसका मतलब ही ये है कि इमरान विल रिमेन इन प्रेजेंट एज वेल। इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारी इकॉनमी और ग्रोथ बेटर हो रही है। देखिए जी, ना तो हमारी स्टेबिलिटी का इमरान खान साहब की जेल में रहने का ऐसे ताल्लुक है, ठीक है, और ना हमारी जो शहबाज शरीफ साहब के 100 साल जो है हुकूमत कायम रहे तो उससे ताल्लुक है। उनका ताल्लुक तो बिल्कुल फ़र्क है कि आपके पास जो निज़ाम है, आया उसकी शेल्फ लाइफ है या उसने एक लामहदूद गैर मुअय्यन मुद्दत तक चलते रहना है। अगर इसके बारे में कोई गारंटी है आपके पास कि मैं निज़ाम अगले 20 साल तक चलता रहेगा जैसे कि बाकी मुल्कों में चलता रहेगा, चाइना वगैरह, तो मैं कहूँगा कि जी ठीक है जी, सारा कुछ है। मुझे चाइना वगैरह में है, गल्फ़ के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर है, यूरोप में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इनकी शान शौकत देख लें। ये अच्छी बात, जहाँ जहाँ ये निज़ाम जो मुस्तहकम है। तो मैं तो हमेशा ही रोना ये रहता हूँ कि हुजूर इस मुल्क के अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं है। ये तो आपने इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि आप मुझे कहें अगले 4 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन मतलब थोड़ी सी देख लें, अभी 28वीं तरमीम आएगी, और 28 तरमीम में फ़र्ज़ किया चश्मे तस्वर में हाइपोथेटिकली मफरूज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर NFC अवार्ड या जो सूबों के ऊपर या नहरों के ऊपर उनका जो स्टैंड है जिसके ऊपर डट जाएगी वो डटी रहेगी। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि नया ख्याल आए और एक नया इलेक्शन कॉल कर लिया 20 से 26 में, बड़ी लाइकलीहुड है। मैंने तो अभी पिछले बिलावल लाहौर थे तो उनसे मेरी बिलावल साहब से बात हुई, तो मैंने कहा जी आप देख लेंगे 2.5 तरमीम पे अगर आप ना ऑन बोर्ड हुए, नया इलेक्शन करा के शहबाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो शहबाज शरीफ इससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो क्या वो स्टेबल होंगे?
फिर सिंधवी हुकूमत शायद इन्हीं के पास आ जाए जिनके पास आजकल फेडरल गवर्नमेंट है, तो क्या वो स्टेबल होगी? नहीं होगी। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई सियासी इस्तेकाम दिया? नहीं दिया, बर्बाद करके गए हैं। ये सारी उसकी कंटिन्यूटी है। बिलावल ने क्या कहा? अगर आप जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ को नए इलेक्शन में 2/3 मिल जाएगी, बिलावल साहब ने क्या कहा? वो एक उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने बड़ा मुझे बुरा भला तो नहीं कह दिया प्राइम मिनिस्टर को, आपने ऑफ द रिकॉर्ड ही रख लिया यार, क्या हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर हम नहीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात ही नहीं हो रही थी। अच्छा, क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब के तो क्या 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 इस निज़ाम को, इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि कोई कर्नल साहब है वो पार्लियामेंट को हैंडल करते थे। नहीं तो आज अगर कोई कर्नल साहब हैंडल कर हमारे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को तो समझ नहीं रहे, न्याय साहब मेरे मैं दी हैरान तो हूं। फॉर्म मेरे दी तो फॉर्म 47 मेरे नज़दीक तो RTS और फॉर्म 47 में कोई फ़र्क नहीं। देखा, ये बात है, ये मिन्नतें बेकार की नहीं जाएंगी, लेकिन आप मत भूलें कि यही हमें बताया गया था और ये सच बताया गया था कि 1965 में जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो कैलिफोर्निया की इकॉनमी से अहेड थी। तो क्या अयूब खान के जाने का वह सस्टेन कर सकी थी? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर होती तो आज हम कैलिफोर्निया से शायद आज आगे बैठे होते। हम भारत से पहले हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हम होते। कौन सी चीज़ की कमी है जो हम जितने बदतरीन हालात में पाकिस्तान बाउंस बैक करता है? देखो, इस मुल्क को किसी के बस की बात नहीं है। सिस्टम जो है ऑटो पायलट के ऊपर जो है एक अदम इस्तेकाम की गिरफ्त में है, और वो रहना है, उसको अब कोई ठीक कर नहीं सकता। ये कोई नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं अब आइन को, और क्यों कराए? इमरान खान अगर आज इसका बेनिफिशरी है तो क्या नवाज शरीफ साहब को जो अंडू किया गया था, उनका जो ज्यादती की गई थी, उसका इजाला करेंगे इमरान खान या कोई और बंदा? उनकी पॉपुलर इमरान खान को तो हम सब मिलकर कठपुतली कहते थे, आप शहबाज शरीफ साहब को भी कठपुतली कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब उससे ही बदतर है, और जो अगला आएगा इससे ही बदतर होगा। क्यों नहीं होगा? अब अगला जो इलेक्शन होगा, मैं तो लिख चुका हूँ कि अगला इलेक्शन RTS और फॉर्म 47 को मिला के उससे भी ज्यादा बदतर होगा। आप देख लें, हो ही नहीं सकता ना। कैसे कराएंगे? इत्मीनान कैसे बढ़ेगा? ऑन बोर्ड 25 करोड़ लोगों को ऑन बोर्ड कैसे किया जाएगा? ना नवाज शरीफ साहब के वक्त में किया गया था, ना अब किया जाएगा। तो ये तो एक ऐसा लाजाना सा मसला जिससे आप लोग सर पॉइंट आ गया। आमिर साहब, न्यायी साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से ही बदतर कठपुतली हैं शहबाज साहब, और सिस्टम जो है ना बेसिकली ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो ये भाई किस तरह चलेगा, इस तरह ऑटो पायलट जो चल रहा है? फिक्रा जिसका जो भी मर्जी हो, हमें तो हकायक पे जाना है कि आपको किस सिस्टम में चलना है। आप इखलाकी किताबी निसाबी बातों पे चलते रहेंगे, जैसे अभी इद्दत का केस इधर उधर से ढूंढ के ले आए ज़ुबैर साहब, जब कोई जवाब बंदे के पास ना हो कि जी वो भाई ये नवाज शरीफ के साथ इससे ज़्यादा बुरे केस बने थे। यहाँ पे तो इद्दत का केस बनाया कि उनके साबिक शौहर आए। मैंने तो कभी नहीं बात की कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है। मैंने तो कहा था दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों के ताल्लुकात ठीक थे, दोनों ने रज के आपस में दोस्तियाँ रखी और काम कराए एक दूसरे के साथ। मैंने 10 दफ़ा अफसर का नाम लिया जिसको इमरान खान ने मानेका साहब के कहने पे प्रमोट नहीं होने दिया। आज़म खान को बुला के पूछ लें, मैं तो नाम भी ले चुका हूँ, 10 दफ़ा बता चुका हूँ, अब नहीं ले रहा। तो ये तो बिल्कुल झूठ का एक पलंदा है ना कि जी केस फलां था ढिमकां था। ये अपनी अपनी पॉलिटिकल ज़रूरियात होती हैं। आपको क्या करना है? जब मुल्क ठीक चल रहा था आपने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अब आपसे मुल्क नहीं संभल रहा, आप नवाज शरीफ को लाना भी नहीं चाहते थे, चलें नहीं लाए, अब आप चला लें। चलाना इसी तरह ही पड़ेगा। अब आप और मैं ये नहीं कर सकते। वो जो RTS की बात है, वो क्यों बना RTS? कभी सोचा किसी ने कि RTS क्यों बना था? 2016 में जब जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को हार्ट के ऑपरेशन के बाद मैसेज भेजा था कि आप ना आएँ, शहबाज शरीफ को बना दें, उस मैसेज के बाद जब वो आ गए, 777 पे तनकीद हुई थी, वो लाहौर उतरे थे, अगले दिन लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, जिसमें इमरान और बिलावल दोनों की ड्यूटी थी कि इसे कहो कि ये मोदी का यार है। एक ही दोनों के पास कोर्स था गाने के लिए, और वहाँ बड़े बड़े अफसर तब्दील हो गए जिन्होंने कहा हुआ था PMLN 2 सीटें जीतेगी और बाकी ये जीत जाएंगे। उन्होंने कहा लोगों पे नहीं छोड़ना। जब लोगों पे नहीं छोड़ना तो फिर RTS ले आएँ, ठप्पे अंदर लगा लें, ठप्पे बाहर लगा लें, फिर जो मर्जी तनकीद कर लें। अगर आप और मैं इसी बहस में रहें, मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो फिर मामला नहीं होता। हमें ये बात करनी चाहिए कि ठीक कैसे होगा। क्या इमरान खान, क्या PMLN, क्या हमारे रियासत के इदारे, कोई भी पीपल्स पार्टी जो आज बार बार कह रहे हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो एक एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं? क्या जरदारी साहब सिंध में किसी को स्पेस देने को तैयार है? वो आज बड़ी बड़ी बात करती है पीपल्स पार्टी कि हमने पंजाब खोया। भाई तो सिंध भी तो नून ने खोया ना, ये भी तो नहीं पेशकदमी कर सके वहाँ पे सब कुछ अच्छे कैंडिडेट्स के बावजूद। तो दोनों ने एक दूसरे को खोया कि एक पंजाब से गई, एक सिंध से गई। तो फिर आगे अगर चलना है तो PTI के जो लोग हैं, क्या वो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की भड़कों में रहेंगे, या
बैरिस्टर गौर और असद कैसर की कोई पॉलिटिकल राय, तो जुबैर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को बचाना है तो कैसे करना है। जल्दी बाहर आएंगे तो मजीद स्टेबिलिटी होगी, इससे आप एग्री नहीं कर रहे? नहीं, मतलब कमाल है, उन्होंने पहले क्या छोड़ी थी, जिस दिन वो वजीर आजम के उतरे थे और जनरल बाजवा अगर उनकी सहूलतकारी ना करते अपनी एक्सटेंशन के लिए तो उनके साथ तो कुछ और हो जाना था, वहीं से तो वो पॉपुलर हुए, गेम ही कुछ और हो गई। क्यों कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट खाकान नजीब साहब ने कि आपने IMF के साथ धोखा किया? पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था, वजीर आजम खड़ा होकर कहता जी मैं बिजली भी कर रहा हूँ, पेट्रोल भी रेट कम कर रहा हूँ, और मुआहिदा क्या किया हुआ था? सर आपका पॉइंट आ गया, अनाउंस करके आए थे कि जी आप बदले में सुपर टैक्स लगाएंगे। जब आप हर जगह पे बतौर मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की बात करेंगे तो फिर आपको सख्त रास्ते पे फंसना पड़ता है, जो आज हम फंस के थोड़ी बहुत आगे निकल रहे हैं। अभी देखें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद पे ही बंदा कायम रहता है कि जहां 3 साल बुरे गुजरे, अल्लाह खैर करे कि इस साल में हमें बेहतरी का रास्ता मिले। जुबैर साहब आपके आर्गूमेंट को तो उठा के बाहर फेंक दिया आमिर साहब ने, वो कह निसाबी किताबें बातें ना करें, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि आप जो कहें इमरान खान बाहर आएंगे तो मुझे स्टेबिलिटी, वो तो कह रहे हैं इमरान खान थे ही डिफॉल्ट का जिम्मेदार था, वो तो हालात ऐसे हो गए, पॉपुलर हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात न्यायी साहब ने की है, वो कह रहे हैं जी बिलावल को कह के आए कि भाई अगर आपने फटा किया तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ इतने पॉपुलर हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ कि वो 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे। माशाल्लाह भाई, ये तो मंजरनामा देखने वाला होगा अगर 2026 में इलेक्शन हो गया इस तरह का। जुबैर साहब, पहले तो हमारा जो पूरी कौम का मसला है ना, सबका हमारी पसंद है और नापसंद है, और हम वो पर्सनैलिटी सामने रखते हैं, और अगर हम फैसला साजी में बैठे हैं तो फिर हम फैसला करते हैं कि इलेक्शन कराएं ना कराएं तो कैसे उसको रिग करें या साफ़ होने दें, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी अगर वैसे जीत रही है तो साफ़ होने देंगे, अगर नहीं जीत रही तो उसको रिग करेंगे। अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फॉरगेट अबाउट इमरान खान। मैं कब कह रहा हूँ कि इमरान खान के आने से स्टेबिलिटी होगी? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान उस वक्त मुस्तहकम होगा जब पाकिस्तान 1973 आइन के तहत चलेगा। जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा था कि एक सिस्टम बनाती है कौम, चाहे वो UAE है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाइना है, वेस्टर्न यूरोप है, हर एक का मुख्तलिफ सिस्टम है कि कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं 1 पार्टी सिस्टम है, और फिर उसके साथ कंसिस्टेंटली चलते हैं। अगर नहीं चलते तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर हर डेकेड में आपका डिफरेंट सिस्टम होगा, आप उठा के देख लें आपकी तारीख, 60 की दहाई में डिफरेंट सिस्टम था अयूब खान का, 70 की दहाई में डिफरेंट आ गया, 80 की दहाई में चल रहा है यार, प्रॉब्लम क्या है? 90 में फिर डेमोक्रेसी। नहीं, प्रॉब्लम तो है ना, इसी वजह से तो हम पीछे। भाई बात ये नहीं है मेरे में और बाकी शायद खाकान में, फ़र्क ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम बहुत पीछे हैं, वो कह रहे हैं आगे हम बड़ा अच्छा जाएंगे। बाय द वे खाकान ने तो बड़ा अच्छा तज्जिया करके कहा, उसने कब का इंडिकेटर, उन्होंने उसने एग्जाम्पल दी 4 ममालिक की कि वो कैसे आगे गए हैं और हम क्यों पीछे रह गए हैं। तो बात यह है कि आज अगर आप तज्जिया करें, मुझे अगर आज 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो मैं तो आज की बात करूंगा और मैं पिछले 70 साल की बात करूंगा। आप कह रहे हैं साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए, नए इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी शहबाज शरीफ साहब को, आपको बात समझ नहीं आ रही? आपको तो फिर एक भी सीट नहीं मिल रही। मैं तो ये हैरान हूं कि आप बातें क्या कर रहे हैं जुबैर भाई। अगर लोगों का सर्वे यही कह रहा है तो मैं, डेरा गाजी खान में MP आज PMLN के बिला मुकाबला हो गया। लोग अगर मैं ये समझूं कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं PMLN को, तो मैं तो फौरन जल्द से जल्द फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दूं। मैं करा ही नहीं सकता। और आमिर राना साहब को आखिरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, ओ भाई मैंने कब कहा है, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ, पनामा केस भी गलत था, वो पॉलिटिकल बेसिस पर था, डॉन लीग्स भी पॉलिटिकल बेसिस पर था। मैं कब कहता हूँ मैं अगर एक चीज़ की बात करता हूँ वो आज के हवाले से बात हो रही है। आप मेरे से कभी हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं हिस्ट्री में बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक होऊंगा। तो मुझे वो नहीं है कि जी वो नहीं, वो वाला आज मैं कहूँ कि वो सही था पनामा। मैं आपको बताऊं कि सब लोग परेशान हुए हैं कि कोई कह रहा है जो हुकूमत का क्रिटिक है वो कह रहा है कि यार शहबाज साहब की तो परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं, लोग अवाम खुश क्यों है। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कह रहा है हाइब्रिड सिस्टम है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मैं आपको बताता हूँ अवाम क्यों खुश है। ये ब्रेक के बाद बताऊंगा कि जेन्युइन रीज़न क्या अवाम में खुश होने का। एक ब्रेक लेते हैं भाई। अवाम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कोई हुकूमत से खुश नहीं नज़र आ रही मुझे, ना चल रहा सिविल सेंटर। अवाम इसलिए खुश है कि पाकिस्तान की अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को। पाकिस्तान के रैंक्स में इजाफा हुआ, सऊदी अरब अमेरिका सब पीछे जा रहे हैं, पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत नजर आई। लोग इसलिए खुश हैं और कोई वजह मुझे पता नहीं कि वो इकॉनमी का हालात जो है, वो मैं तो इकॉनमी का वैसे ही माहिर नहीं हूँ। अफगानिस्तान को फेंटा लगाया, इसको लगाया, तो पाकिस्तानी अपने आप को मोर सिक्योर फील कर रहे हैं, अपने डिफेंस को मजीद सिक्योर फील कर रहे हैं।
इसलिए पाकिस्तानी खुश हैं। किसी गलतफहमी में रहिएगा कि इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट से खुश है। मुझे दीजिए भाई नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।